2022 आजादी के 75 साल हो, अभी 17 चल रहा है, 5 साल बाकी है। इस 5 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान के किसान की आय डबल करनी है, 2 गुना करनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जी हां, 5 साल में किसानों की तकदीर और खेती की तस्वीर बदल जाएगी। मोदी सरकार ने वादा तो कर दिया कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, लेकिन ये आखिर होगा कैसे? क्या है मोदी सरकार के मिशन किसान का ब्लूप्रिंट? कैसे सरकार अपने वादे को पूरा करेगी? आज हमारी इस खास पेशकश में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सिराज हुसैन साहब है, फॉर्मर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पी चेंगल रेड्डी जो कि फार्मर एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ हैं। और विजय सरदाना साहब एग्री एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और मेरे सहयोगी असीम मनचंदा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। किसानों की बदलेगी तकदीर, 2022 तक होगी दोगुनी आय। मोदी सरकार मिशन 2022 के तहत किसानों के हालात सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए नीति आयोग ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। किसानों की किस्मत बदलने के लिए 12 अप्रैल को नीति आयोग की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। इस बैठक में सभी राज्यों के सेक्रेटरी हिस्सा लेंगे। साथ ही ड्राफ्ट बिल पर सभी राज्यों की मंजूरी भी ली जाएगी। इस बैठक का सबसे बड़ा लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को 10.5% करना है। लेकिन कैसे होगा ये सब? इसके लिए नीति आयोग ने ब्लूप्रिंट बना लिया है। किसानों की फसल बेचने के लिए प्राइवेट मंडियां बनाई जाएंगी, जिससे किसान केवल सरकारी मंडियों में ही फसल बेचने को मोहताज नहीं रहेंगे। बिचौलियों की भूमिका खत्म करते हुए डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए किसान अपनी फसल सीधे फ्रूट प्रोसेसिंग कंपनियों को बेच पाएंगे। इसकी योजना भी बनाई जा रही है। साथ ही ऐसा मार्केट भी बनाया जाए जिससे किसान सीधे अपनी फसल उपभोक्ताओं को बेच पाए। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट खेती के नियम आसान बनाए जाएंगे। वहीं ई ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसान घर बैठे सभी मंडियों के दाम आसानी से पता कर पाएंगे। पूरे राज्य में फसल बेचने के लिए किसानों को एक ही टैक्स चुकाना होगा और साथ ही मंडियों में फसल बेचने के लिए किसानों को एक ही लाइसेंस लेना होगा। किसानों की आसानी के लिए ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे राज्यों की मंडियों में रजिस्ट्रेशन के लिए दुकान का होना जरूरी ना हो। वहीं फल और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान ना झेलना पड़े। इन कदमों को उठाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि एक दशक में किसानों की आय में केवल 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 2002-2003 में किसानों की मासिक आय 2115 रुपए थी, जो 2012-13 में बढ़कर सिर्फ 6426 रुपए तक पहुंच पाई है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर मार्केटिंग, लैंड लीजिंग, जंगल कानून में बदलाव की बात है। प्रधानमंत्री कार्यालय से इन सुझावों को हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि किसानों के हित में उठाए जाने वाले इन कदमों के लागू होने के बाद किसानों की तकदीर बदल जाएगी। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस समय हम फेसबुक पर लाइव हैं। आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। कुछ कमेंट करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो भी आप पूछ सकते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल सिराज हुसैन साहब आपसे है। सरकार का जो लक्ष्य है यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को 10.5% तक लाना, साथ ही साथ 2022 जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 साल का समय सरकार ने यहाँ पर अपने आप को दिया है और कहती है कि किसानों की जो इनकम है उसे दोगुना कर देगी। आपको लगता है जो ब्लूप्रिंट यहाँ पर तैयार किया गया है उससे पॉसिबल होगा इस टारगेट को अचीव करना, या इसमें कुछ और बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, ये बहुत खुशाइन बात है कि भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए सोच रही हैं। ये बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 10 सालों में जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट रहा है जीडीपी में, वो सिर्फ 3.5 और 4% के बीच में रहा है। तो लेकिन हम इसके लिए कोशिश हमें जारी रखनी चाहिए और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि नीति आयोग और भारत सरकार कृषि मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके कोई कार्य योजना बना रहे हैं। अगर वक्त होगा तो इसमें कुछ जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं उस पर हम तफसील से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम
ये देखें कि अगले 5 सालों में हम दुगना कर पाएंगे या नहीं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इसके सिलसिले में कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हम नहीं भी कर पाएँ, पूरी तरह लक्ष्य हमारा ना भी प्राप्त हो, तो भी अगर किसानों की आमदनी में बढ़ावा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जी विजय सरदाना साहब, इसमें प्राइवेट सेक्टर, मार्केट्स इन प्राइवेट सेक्टर को सेटअप करने की बात कही गई है। हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी तमाम तरह के जो नॉर्म्स हैं, प्राइवेट सेक्टर जो निवेश करता है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है। अगर उसे आसान बना दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर अगर यहाँ एग्रीकल्चर में निवेश करता है, उस पूरे के पूरे नॉर्म को आसान बना दिया जाए, तो क्या आपको लगता है उसके बाद किसानों को थोड़ा फायदा मिलेगा? क्योंकि उन्हें यहाँ पर किसी भी तरह से अपना अनाज बेचने में तमाम तरह की दिक्कतों की भी परेशानी उठानी पड़ती है। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, और जैसा आपने कहा कि 10.5% की ग्रोथ लेनी। मेरे हिसाब से नीति आयोग और भारत सरकार को सबसे पहले तो वो पेपर रिलीज करना चाहिए कि आज तक ये क्यों नहीं हुआ, हम कहाँ कहाँ गलतियां करते रहे और कौन कौन से कानून ऐसे रहे जिनके कारण हम ये ग्रोथ रेट आज तक नहीं ले पाए। क्योंकि जब तक आप उन गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो जो आप नई पॉलिसी बनाना चाह रहे हो, ये क्या गारंटी है कि वही गलतियां उनमें ना हो। तो सबसे पहले तो आप अपनी गलतियों को ढूंढिए और सबके सामने रखिए कि ये गलतियां हमने करी थी, वो आज तक कभी सरकार ने नहीं माना। रही बात प्राइवेट सेक्टर की, देखिए प्राइवेट कैपिटल इज ऑलवेज स्मार्ट। प्राइवेट बिजनेसमैन को पता है कि कहाँ पैसा लगाना है। वो भारत सरकार की पॉलिसी को देख के पैसा नहीं लगाएगा, वो भारत सरकार की मार्केट को देख के या भारत सरकार में जो प्रॉफिटेबिलिटी है या हिंदुस्तान में जो बाजार है उसको देख के पैसा लगाएगा। अगर आप चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर मार्केट में आए, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट मंडियां लगाए, तो आज तक क्यों नहीं लगी? पहले आप इस पे भी तो सोचिए कि लोगों को क्यों इस मामले में, जबकि वो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी आ गई। लेकिन सरदाना साहब, अगर ऐसी मंशा है और अगर ये आसान बना दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर में, तो क्या आप देखते हैं किसानों को फायदा होते हुए नहीं बना अब तक? ये समझ में आता है बहुत सारे। देखिए आसान कहना, मैं वही आपसे कह रहा था कि आसान कहना कि हम आसान बना देंगे, पहले ये तो बताइए कि दिक्कतें कहाँ थी। आपको दिक्कतें जो समझ में आई, क्या प्राइवेट सेक्टर की वही दिक्कतें थी या कुछ और थी? पहले आपको अपने सिस्टम का ऑडिट करना होगा ईमानदारी से, जो आप नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है? प्राइवेट सेक्टर चाहता है सरकारी इंटरफेरेंस से हटना। आप जब भी, आज एक उदाहरण आपके सामने है, आपने वेयर हाउसिंग में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाए और फिर आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लिया दीजिए, स्टॉक लिमिट लगा दीजिए। जहां पे भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है वहां पे जब भी थोड़ा बाजार में उतार चढ़ाव आता है, सरकारी डंडा चलना शुरू होता है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपकी पॉलिसी पे। तो कुल मिला के पहले आप कॉन्फिडेंस तो दीजिए। अगर वो कॉन्फिडेंस दिया जाता है तो क्या आप देखते हैं कि यहाँ पर किसानों की हालत में कोई सुधार होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत सरकार के लिए जो प्राइस है, प्राइस इन्फ्लेशन, वो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है। कहीं पे भी एग्रीकल्चर पॉलिसी में आपने आज तक नहीं देखा कि हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। हमेशा पॉलिसी ये रही कि हम महंगाई कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। तो एक तरफ आप महंगाई कंट्रोल करना चाहते हो, दूसरी तरफ आप आमदनी बढ़ाना चाहते हो, कैसे होगा? किसी ना किसी को तो सब्सिडी देनी होगी, और वो पॉलिसी कहाँ है? जी जी, चलिए पहला कदम है, लग रहा है कि इस डिस्कशन से, जो कि तमाम अडॉप्ट करना चाहती है एग्री मार्केट रिफॉर्म्स को लेकर नीति आयोग यहाँ पर, उससे किसानों को थोड़ा बूस्टर, थोड़ा फायदा जरूर यहाँ पर मिलेगा। मेरे साथ पी चिंगल साहब है, फार्मर एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे साथ है। सर, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करना चाहूं तो आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की थी और इस पर भी नीति आयोग यहां पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि यहां आंध्र प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ना ही वो अट्रैक्ट कर पाई एंटरप्रेन्योर्स को और स्पॉन्सर्स को। आपको क्या लगता है गलती कहां पर हुई, और अगर आप समझ पाएं कि गलती क्या है तो उससे कुछ सीख यहां पर लेने की जरूरत है, ताकि वो गलतियां दोहराई ना जाए और सीधे तौर पर किसानों को फायदा हो? देखिए, इसमें बढ़िया प्रॉब्लम ये है, टेनेंसी लॉस को बदलना है। दूसरा, ये चीज़ जो है सिर्फ आंध्रा की मामला नहीं है, पूरा देश में जो है किसान और टेनेंसी का प्रॉब्लम पिछले 30-40 साल से चल रहा था। इसीलिए एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट में नहीं आ रहा। बहुत सारी ऐसा है, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स में नया टेक्नोलॉजी है, हेवी इन्वेस्टमेंट है, कर सकते, मगर ये लॉ के वजह से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वजह से नुकसान हुआ। मगर ये जो नीति आयोग का जो पेपर जो कल अगले महीने में जो डिस्कस करना चाहते हैं,
हम जो अभी विजय ने बोला था कि 2-3 चीज़ के बारे में मेरे ख्याल से ये लोग फिर जरा सोचना है। देखिए सेक्रेटरीज, ये नीति आयोग बना के सेक्रेटरीज डिस्कस करे तो मेरे ख्याल से जो रिजल्ट चाहते वो नहीं आते। इसीलिए अभी देखिए, अब एक चीज़ हमने सबसे बड़ा पहले सोचना क्यों किसान की डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ जब इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर को 8-10% से ग्रोथ रेट आ रहा था, एग्रीकल्चर पे क्यों नहीं आया? 3 चीज़ है, एक जो है टेक्नोलॉजी नहीं आने दिए, और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तीसरा मार्केट रिफॉर्म्स नहीं है। मोदी साहब ने 2014 इलेक्शंस पे बोला उन्होंने रिफॉर्म्स लाते, मनरेगा को एग्रीकल्चर से लिंक कराते, इसीलिए कि खर्चा कम होता, टेक्नोलॉजी जेनेटिक टेक्नोलॉजी एवेल्युएट करके जल्दी रिलीज करते, अच्छा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इरिगेशन प्रोसेसिंग में रहते। अब 3 साल में मोदी साहब इसमें एक चीज भी इंप्लीमेंट नहीं किए, नॉट इवन वन। अब उन्होंने तो बोलते रहते डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, क्या क्या स्टेटमेंट देते, वो अलग बात है, वो तो पॉलिटिकल लीडर है, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, मगर एक्चुअल फैक्ट ये है ग्राउंड रियलिटी का, बीजेपी मैनिफेस्टो 3 साल से अभी एक भी नहीं हुआ। अभी जो है मिस्टर मैं समझ गई आप जो कह रहे हैं, लेकिन मैं नया कॉन्सेप्ट ला रहा। रेड्डी साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आंध्र प्रदेश जिसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी वो फेल क्यों हो गया? सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि वो ना तो यहाँ पर स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट कर पाई, ना वो एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट कर पाई। मैं बस ये समझना चाहती हूँ कि आखिर चूक कहाँ पर हो गई, गलती कहाँ पर हो गई? क्या उतना अवेयरनेस नहीं था या फिर उतना प्रमोशन नहीं किया गया? देखिए फर्स्ट थिंग आप लोग समझना, ये जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम्स 99% किसान को मालूम ही नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, परसों जो इंश्योरेंस के बारे में मोदी साहब ने बहुत सारी स्टेटमेंट दिया, कहां तक इंप्लीमेंट हुआ? मतलब आपकी बात समझ गई, सिर्फ कि सिंपल तौर पर यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, जैसा कि आपने खुद कहा कि बहुत सारे किसान ये चीज समझते भी नहीं है। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा है। असीम, सीधे तौर पर बात हो रही है किसान के फायदे की, किसान की इनकम को डबल करने की, और जैसा कि यहाँ पर तमाम मेहमान भी कह रहे हैं कि 3.5 से 4% की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसे 10.5 तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है सरकार का, वो काफी मुश्किल दिखता है। आम किसान की परेशानी ये है कि वो मंडी में जाकर जब यहाँ पर अपना अनाज बेचता है तो बिचौलिए उससे किस तरह से पैसे यहाँ पर ऐंठ लेते हैं। फिर ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझता है, ना ही वो यहाँ पर ई ट्रेडिंग समझता है, और तमाम तरह की बातें हैं, जैसे सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस जो है अक्रॉस द स्टेट, उसकी बात भी यहाँ पर नीति आयोग कर रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं पर अवेयरनेस की कमी है, ये समझा जाए, और किसान यहाँ पर फार्मर जो है वो पॉसिबल है उसकी इनकम को बढ़ना, लेकिन जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं उन्हें यहाँ पर फिल करने की जरूरत है। सही कहा आपने कि काफ़ी सारे बोटल नेक्स हैं जिनको कि दूर करना होगा। जिस तरह से कहा कि आप किसी भी मंडी में जाते हो वहाँ पे अलग लेवी लगती है, तो किसी दूसरी मंडी में अलग लेवी लगती है, तो उसको कम करना पड़ेगा। आप अपने प्रोड्यूस को किसी भी राज्य में बेच पाए, आप सिंगल लाइसेंस लीजिए, किसी भी मंडी में जाइए जहाँ आपको ज़्यादा दाम मिले आप वहाँ बेचिए। कोई भी या फिर जो स्टेट्स के बीच में मूवमेंट है गुड्स की वो सिंपल और आसान होनी चाहिए। और इस तरह के सारे बोटल नेक्स हैं उनको दूर करना पड़ेगा। उसके बाद ही संभव है कि किसान की आय को जो है दोगुना किया जा सके। साथ ही साथ जो क्वालिटी के सीड्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर है उसकी एडिशनल जरूरत जो है वो पड़ेगी। तो अगर वो सब चीज़ें उपलब्ध की जाती हैं, उसके साथ साथ ये रिफॉर्म जिनकी बात कर रहा है नीति आयोग, अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हाँ ये तो पॉसिबल है कि वो उस लेवल तक उसको लेकर के जाना। हो सकता है कि आपका 10.5% ग्रोथ ना हो, 8% हो, लेकिन तब भी ये है कि उससे किसान को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। किसान का जो हम हालात देख रहे हैं वो हालत किसान की काफ़ी सुधर जाएगी। उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ पर सुधर जाए। सिराज हुसैन साहब, क्या आपको लगता है कि इन चेंजेस के बाद या अगर अडॉप्ट कर लेता है एग्री मार्केट रिफॉर्म्स यहाँ पर, तो आपको लगता है कि बिचौलियों का जो रोल है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा? क्योंकि बात हो रही है ई ट्रेडिंग की भी बात हो रही है, सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस अक्रॉस द स्टेट की भी बात हो रही है। क्या इसके बाद बिचौलियों का रोल खत्म और सीधा पैसा किसान के खाते में? देखिए, इसमें जो मार्केटिंग रिफॉर्म्स हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। आपके जो
करेस्पॉन्डेंट हैं उनको शायद अभी पूरी जानकारी इसकी नहीं है। आज भी किसान पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किस मंडी में ले जाए। रिस्ट्रिक्शन मंडी में जो कारोबारी हैं उनके ऊपर थी कि हर मंडी में अलग लाइसेंस लेना होता था। तो कोशिश ये की जा रही है कि पूरे राज्य में एक ही लाइसेंस इशू किया जाए। कई राज्य सरकारों ने इसको ऑलरेडी लागू कर दिया है, बट कुछ ने नहीं किया है। देखिए, मंडियों में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और बहुत ट्रेडर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं। मुझे लगता नहीं ऐसा कि आप उनको साथ में लिए बगैर कोई रिफॉर्म प्रोसेस कर सकते हैं। उनको साथ में लेना पड़ेगा और सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी मंडियों में लानी पड़ेगी। जो ये ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का प्रोजेक्ट है, इसमें अब तक तकरीबन 14,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसमें से 7,000 करोड़ खाली हरियाणा में हुआ है। लेकिन अभी ये बात वाजे नहीं है और ये साफ नहीं है कि क्या हरियाणा ने जो ऑक्शन हो रहा है वो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके कराया। मेरी जानकारी ये कहती है कि वो नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के आड़ती हैं, जो हमारा सिस्टम है ट्रेडर्स का, वो इसको रेजिस्ट करता है, वो नहीं चाहता। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ये तो मुमकिन है कि किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसा चला जाए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी जो गेहूं खरीदा जाता है, धान खरीदा जाता है पंजाब हरियाणा के अलावा, वो सीधा पैसा किसानों को ही जाता है। सर, लेकिन नीति आयोग की स्टडी है हमारे पास 2016 की, जो ये कहती है कि करीब करीब अगर मैं एक डेटा आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 28% जो फार्मर्स है उन्होंने एमएसपी पर यहाँ पर अपना अनाज बेचा, जिसमें से सिर्फ 63% ऐसे हैं जिन्होंने एमएसपी पर बेचा, 8% ने वापस ले लिया। 70% फार्मर्स ने जो कैश मिला, वो जो पेमेंट मिली वो कैश मिली। अब ये एक्चुअल में किसान को वो पेमेंट मिली है या नहीं मिली, या बिचौलिए ने उसमें पेमेंट खाई है, इस पर भी क्लैरिटी हो जाएगी? नहीं, ये मेजर इशू नहीं है। देखिए, बात यह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर राज्य सरकार पहले से ही किसानों को डायरेक्ट पेमेंट कर रही है एमएसपी का। इशू ये नहीं है। इशू ये है कि किस तरह से आप बिचौलियों के इन्फ्लुएंस को मंडियों में कम करें। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट उस दिशा में एक कदम है कि आप ऑक्शन सारा इलेक्ट्रॉनिकली करें, बोर्ड पर नाम लिख के आए कि कौन कौन ट्रेडर्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, किसने कितना रेट कोट किया। तो ये सब कर्नाटक में ऑलरेडी हो रहा है किसी हद तक। वहां भी कुछ और बेहतरियों की जरूरत है, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। बस मुझे इतना कह के मैं बात खत्म करूंगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो रिफॉर्म है, ये देश के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जीएसटी। इसलिए उसको उसी तरह का पुश चाहिए जैसे हमारे वित्त मंत्री जी जेटली जी पुश करते हैं जीएसटी को, उसी तरह का पुश एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से चाहिए। जी सरदाना सर, जो बात यहाँ पर हुसैन साहब ने कही कि ई मंडियों की बात की यहाँ पर, क्या आपको नहीं लगता कि डाउन साउथ की अगर मैं बात करूँ तो बात अलग है वहाँ पर, जैसा कि सर ने कहा कि वहाँ पर किसान समझता है कहाँ पर कितना, बट डू यू थिंक कि नॉर्थ इंडिया में जो यहाँ पर वीट फार्मिंग स्टेट्स है, वहाँ पर किसानों को और अवेयरनेस की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि किस रेट पर बेचना है, कैसे बिचौलियों से बचना है और सीधे कैसे वो सेल कर सके ताकि इनकम उनकी बढ़ सके? देखिए, आप एक चीज मान के चलिए कि इकोनॉमिक सिस्टम में अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। अगर आज बिचौलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। क्यों कोई बिचौलियों के पास जाना चाहेगा? खुशी से तो कोई नहीं जाता। उनको भी पता है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, फिर भी वो जाते हैं। इसका कारण यह है कि बिचौलियों का जो रोल है वो आपके पूरे एग्री सिस्टम को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। आप अगर आप बिचौलिए हटा दीजिए, बेटर हो जाएगी सिचुएशन। ई ट्रेडिंग, मुझे नहीं लगता कि एक आम आदमी और एक आम किसान के लिए ई ट्रेडिंग की एफिशिएंसी क्या होगी, क्योंकि सिर्फ प्राइस डिस्कवरी और एंट्री करना इज नॉट बिजनेस। आप समझिए इस बात को। उसको रेट देना, वहां पे क्वालिटी मॉनिटरिंग करना, आपकी क्वालिटी यूनिफॉर्म नहीं आती है, उसकी पैकिंग करना, लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, बिचौलियों के बहुत काम है। सिर्फ प्राइस डिस्कवरी इज नॉट एनफ। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर बिचौलियों को आपको हटाना है तो जो सर्विसेज बिचौलिए दे रहे हैं वो कौन सी एजेंसी देगी? क्या बैंक देगा? क्या राज्य सरकार देगी? क्या भारत सरकार देगी? जब आप कोई सर्विस दे ही नहीं रहे और आप कह रहे हो बिचौलियों को हटा दिया जाए, कैसे हो जाएगा? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हम जमीनी हकीकत को समझना नहीं चाह रहे। हम नीति आयोग में बैठ के सिर्फ स्लोगन दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ई कॉमर्स कर देंगे, वो कर देंगे। भैया, ई कॉमर्स से ग्रेडिंग नहीं होती।
ग्रेडिंग ग्राउंड पे होगी और आपकी जो एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग है, एक ही खेत में 10 तरह का माल निकलता है। कौन से माल का क्या रेट होगा वो तब पता लगेगा जब उसकी ग्रेडिंग करेंगे। उसमें ई कॉमर्स क्या कर लेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें जमीन पे उतरना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमें पहले सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स की ऑडिटिंग करनी होगी, उनके सॉल्यूशन निकालने होंगे। सिर्फ स्लोगन देने से या एक विश लिस्ट देने से कि हम ऐसा कर देंगे तो किसान का भला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि पहला कदम है, कोशिश है? ये कोशिश पिछले 40 साल से हो रही है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? मैं वही कह रहा हूं, आप पहले ये ऑडिट तो करिए कि हम कहां कहां गलतियां कर रहे हैं, क्यों हमारी पॉलिसीज रिजल्ट नहीं दे रही। हम वो ऑडिट करके अपनी बुराइयां सामने रखना नहीं चाहते। जरूरी है क्योंकि हमारे देश में जो किसान है वो और गरीब होता जा रहा है, उसकी मेहनत हम सबने देखी है। हम चाहते ही नहीं किसान अमीर हो, हम तो कंज्यूमर का रेट कम करना चाहते हैं। हमने कब किसान का भला सोचा? सरदाना सर, एक फेसबुक पर सवाल आया है कि सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज देने की बजाय ज्यादा से ज्यादा फसल का समर्थन मूल्य पर यहाँ पर खरीदे। एक हमारे व्यूअर हैं सचिन कराले, उन्होंने यहाँ पर ये पूछा है, आप इत्तेफाक रखते हैं? कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सेंसिबल बात है, मैं वही कह रहा हूं कि जो सरकार को करना है सरकार वो नहीं कर रही है क्योंकि वो मुश्किल काम है। आपका लोन घटाना या लोन माफ करना सबसे आसान पॉलिटिकल मैसेज है। फसल को खरीदना, आज आपने कहा 1 लाख टन यूपी सरकार आलू खरीदेगी, रखेगी कहां? 80 लाख टन आपने कहा कि हम गेहूं खरीदेंगे, रखोगे कहां? ग्रेडिंग क्या होगी? इस पर मेरा ये कहना है कि जो करना है वो मुश्किल है। स्लोगन आसान है, इसलिए हम स्लोगन दे देते हैं, करते नहीं। जी चेंगल रेड्डी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल जी आपसे आपके पास ही आ रही हूँ सर। एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि जैसा कि यहाँ पर सरदाना सर ने कहा कि आलू पर सरकार ने कहा कि हम आपसे आलू खरीद लेंगे। कई बार पिछले साल ही हमने देखा कि कैसे दाल के लिए सरकार ने कहा कि दाल की खपत यहाँ पर ज्यादा है, आप दाल ज्यादा से ज्यादा पैदावार कीजिए। अब वो एक्सेस में हो गई। एक्सेस में होने का मतलब ये है कि किसान को तो नुकसान हुआ ही, आप कितना एक्सपोर्ट कर पाए, कितना आपको इंपोर्ट करना था, उस पर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि आप बताएं किसानों को कि हमें इतने की जरूरत है, इतना एक्सपोर्ट करना है, इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, उस पर भी थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना हो? यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है जो आप बोले। देखिए अमेरिका, कनाडा, जो डेवलप्ड नेशंस में हर कमोडिटी का एक कमिटीज रहता। अब देखिए ब्राजील में शुगर कितना प्रोडक्शन करना, उसमें शुगर कितना होना, एक्सपोर्ट शुगर कितना होना, मोलासिस कितना होना, एथेनॉल कितना प्रोडक्शन का, ऐसा कमोडिटी बेस्ड अप्रोच रहता। यहाँ जो है प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और नीति आयोग में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं। अब देखिए पिछले 3 महीने से इसका पल्सेस का जो इंपोर्ट होते गए और यहाँ सडनली मार्केट जो कोलैप्स हो गए। ऐसी जो है ऑयल सीड्स का वो एडिबल ऑयल जो इंपोर्ट होते रहा, यहाँ प्राइसेस नहीं है। ये देखिए गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन नहीं है। मगर बात यह है मैडम, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं मालूम। जब मुरली मनोहर जोशी जी ने वो मैनिफेस्टो बनाया था, वो बहुत अच्छा जो एग्रीकल्चर इश्यूज के बारे में एनालाइज किए बीजेपी का मैनिफेस्टो, ये सब उसमें है। मगर प्रॉब्लम ये है कि मोदी साहब ने इसको क्यों अमल नहीं कर रहा, ये मोदी साहब बताना। आप बुरा मत मानिए, हम प्रधानमंत्री से पूछ रहे। मगर ये देखिए अब प्रधानमंत्री फॉरेन अफेयर्स को डील कर रहा, अच्छा पावर जनरेशन को डील कर रहा, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस को डील कर रहा। ये प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर को क्यों डील करना? उनके ऑफिस में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी नहीं है, एक एग्रीकल्चर एडवाइजरी नहीं है उनका। आई एग्री मिस्टर रेड्डी, आई एग्री। देखिए हर मिनिस्ट्री के पास एक मिनिस्टर है। मेरा जाती व्यू ये है कि हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि अब प्रधानमंत्री जी जाके सारी मिनिस्ट्रीज को चलाएंगे। लेकिन जैसा मैंने गुजारिश की कि जिस तरह से जीएसटी में सरकार ने एक सिंगल माइंडेडनेस, पर्पसफुलनेस दिखाई, वही पर्पसफुलनेस एग्रीकल्चर में, खासतौर से एग्रीकल्चर मार्केटिंग में चाहिए। असल में होता यह है कि जब किसान अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेता है बहुत मेहनत करके, हर चीज बेहतर करके, तो प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं। बिल्कुल मैं समझता हूं कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बहुत ही अच्छा प्रयास है और अगर राज्य सरकारें इसकी तरफ ध्यान देंगी तो इसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे और किसानों का भी फायदा होगा। ट्रेडर्स खत्म नहीं हो रहे हैं अभी।
ऐसा कोई प्रयास नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, माफ कीजिएगा, आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूंगी। यहाँ पर समय की थोड़ी कमी है। यहाँ पर सिराज हुसैन साहब, रेड्डी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सरदाना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, असीम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो देखिए ये अभी डिस्कशन के मुद्दे हैं, एजेंडा है यहाँ पर एग्री मार्केटिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का, लेकिन अगर इन पर अमल कर लिया जाता है, हालांकि मेहमान मानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है उस आइडियल फिगर को छूना, 10.5% का जो टारगेट सरकार ने यहाँ पर रखा है वो मुश्किल ज़रूर है। 5 साल का समय दिया है, कहते हैं कि फार्मर्स की इनकम को दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि जो कुछ भी फैसले यहाँ पर लिए जाए वो किसानों के हित में लिए जाए और किसानों को उनकी फसल का सही दाम यहाँ पर मिले और बिचौलियों से किसी भी तरह की उन्हें कोई परेशानी ना हो। हमारी इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।